अदबिस्तान के प्रोग्राम रूबरू रज़ा सदीकी के साथ में आज हमारी मेहमान हैं नसर निगार, अफसाना निगार, नावल निगार, सफरनामा निगार, कालम निगार, शायरा, खाका निगार, मुहक्किक और नक्काद मोहतरमा नीलम अहमद बशीर। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी आज की मेहमान नीलम अहमद बशीर से। नीलम अहमद बशीर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना वक्त दिया। शुक्रिया आपका याद करने का। नीलम अहमद बशीर साहब, वैसे तो एक रिवायती सा सवाल जो है वो मैं आपसे करना चाहूँगा कि मैंने अभी तारुफ तो आपका थोड़ा सा करवाया है, लेकिन मैं आपकी अपनी ज़बान से सुनना चाहूँगा कि आप हमें बताइए कि आपने आपकी पैदाइश कहाँ से है, आपने तालीम कहाँ पे हासिल की, और आप अपने कुछ अपने अब्बा के हवाले से भी बताइए कि उनका बहुत बड़ा नाम है और उन्हीं के ज़ेरे असर आपने बहुत कुछ हासिल किया। जी रज़ा साहब, सबसे पहले मैं देखने वालों को आदाब कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से रहें और सलामत रहें। हमारी दुआ है सबके लिए। इस वक्त मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, लेकिन ये इंटरनेट की करामात है कि हम सब अभी भी जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। आपने कहा मेरी 10 किताबें हैं, अगर मैं एक पंजाबी किताब भी शामिल कर लूँ तो 11 खैर से हैं। लेकिन वही बात है ना कि तादाद से कुछ नहीं होता, उसमें तहरीर में दम होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने 60-60 किताबें भी लिखी हैं, तो मेरा ख्याल तादाद का कोई मैटर नहीं करती, मैं नहीं समझती। मतलब खुशी होती है कि चलें, इंसान जानता नहीं है, लेकिन वो अगर कुछ कर जाता है तो उसको हैरत भी होती है अपने ऊपर भी और खुशी भी होती है। तो मुझे भी हैरत हुई कि अच्छा, मुझे नहीं पता कि ये कब लिखा, कैसे लिखा, लेकिन ये मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि ये खुदाई काम है, जो सलाहियतें होती हैं आपके अंदर, खुदा ने आपको दी होती हैं, तो ये वही गालिब की तरह वारिद होती हैं और फिर कुछ ना कुछ हम कर लेते हैं। तो आपने जो पूछा ख़ानदान के हवाले से, तो मैं समझती हूँ कि मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ। लोग खुश समझते हैं कि जी वो बड़े ख़ानदान वो हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं या हज़ारों घर हैं या गाड़ियाँ हैं कीमती या लाख-लाख रुपए के जोड़े हैं, लेकिन मैं और मेरी बहनें और हमारा ख़ानदान, हम लोग मिडल क्लास लोग थे। लेकिन हमारे अब्बा ने, अम्मी ने, दोनों ने हमारी तरबियत इस लिहाज से बड़े अच्छे तरीके से की कि हमारे अंदर, मुझ में और मेरी बहनों में और इवन मेरे भाई भी, मेरा एक भाई है जो अमेरिका में रहता है, आर्ट्स का शौक पैदा हुआ। और मैं समझती हूँ कि आज हम जो अपने माशरे में घुटन और फ्रस्ट्रेशन और तंग नज़रियाँ देख रहे हैं, उसकी यही वजह है कि लोग आर्ट्स को इज़्ज़त नहीं देते हैं, उसकी कदर और कीमत नहीं जानते। हालाँकि आर्ट्स जो हैं, किसी भी किस्म के फ़नून लतीफ़ा, वो आपको लतीफ़ बना देते हैं, आपकी शख्सियत में रंग घोल देते हैं, आपको ऐसे विज़न देते हैं जो कि आम लोगों को चीज़ें नज़र नहीं आती। शायद यही वजह थी, क्योंकि हमारे अब्बा को ज़्यादा क्रेडिट जाता है, क्योंकि मर्द अगर चाहे घर में तो वैसा माहौल दे सकता है। ख़वातीन हमारी सोसाइटी के जितना भी चाहें, अगर उनका मर्द साथ ना दे तो वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ें नहीं कर सकती। अभी तक ये ऐसा ही है काफ़ी हद तक। जी, तो बिल्कुल। अब अब्बा चूँकि बहुत पढ़े लिखे तो थे, लेकिन इंटेलेक्चुअली सुपीरियर आदमी थे, विज़न रखते थे और वो अपने दौर से बहुत आगे के आदमी थे, जैसे पाकिस्तान में आदमी नहीं होते ऐसे। तो वो हमारे घर में, हमें बचपन से याद है कि बड़े-बड़े अदीब आते थे, उठते-बैठते थे, हम उनके साथ लिखते-पढ़ते थे। बातें होती थी और मैं ऐसी बच्ची थी जिसको मज़ा आता था, तो मैं उनके पास बैठी रहती थी। इब्न इंशा की यादें हैं, मुमताज़ मुफ्ती की यादें हैं, मुन्नू भाई की यादें हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल जो माहौल है ना, ये बड़ा खूबसूरत था, सरसब्ज़ था, तो इसने मेरे अंदर ये पढ़ने-लिखने का ज़ौक भरा। फिर ये कि मैं चूँकि बड़ी थी, मैं फिर बाहर भी निकल गई, तो दूसरी बहनें जो हैं, उनमें शायद उन्होंने उन लोगों को इतना देखा नहीं, वो शोबिज़ में चली गईं। लेकिन हमारे घर में कोई ऐसा लगा बंधा, कोई तयशुदा प्रोग्राम नहीं था कि भई तुम लोगों ने ये बनना है, तुमने लिखना है, तुमने वो शुरू। असल में ऐसे लगता है, ऐसे लगता है जैसे आपके अब्बा का जो
लिखने पढ़ने का काम जो है वो आपने संभाल लिया। वैसे तो आपकी बहुत बहनों दूसरों ने भी लिखा, नीलम ने हाँ, भी लिखा, लेकिन मिश्रा लिखती जो है। फ़नून लतीफ़ा के दूसरी सनफ़ें थीं जो आपके अब्बा की ख़ुसूसियात थीं, वो मेरे ख़्याल आपकी बहनों ने ज़्यादा संभाल लीं। आपने लिखने पढ़ने का काम उनसे ज़्यादा और कुछ ये भी था कि मैं मुल्क से बाहर भी रही, तो आपको पता है एक वक़्त होता है हर चीज़ का। उस वक़्त जब वो लोग शोबिज़ में जा रही थी, तो मैं तो पाकिस्तान में थी भी नहीं। तो अमेरिका में तो आपको पता ही, जैसे ज़िंदगी काफ़ी घरेलू होती है, शादीशुदा औरतों के बच्चे, घर की ज़िम्मेदारियाँ तो। लेकिन ये है कि मेरे अंदर एक खुद-बुद रहती थी कि मुझे भी कुछ करना तो है। आखिर मैं ऐसे तो नहीं दुनिया से पैदा हो जाऊँगी बगैर अपना निशान, मतलब चली जाऊँगी अपना निशान छोड़े। तकलीफ़ मुझे होती थी कि मुझे कुछ करना है। तो लेकिन ये कि मैं नहीं कर सकी जब तक मैं वापस ना लौटी। तो मेरा ये ख़्याल है कि एक माहौल ज़रूरी होता है आपके लिए। वो होता है ना कि आपको फूड फॉर थॉट मिलता है इर्द-गिर्द से। तो पाकिस्तान जब मैं वापस रहने के लिए गई, तो मुझे काफ़ी चीज़ें नज़र आईं और मेरा मुशाहिदा बहुत बढ़ा। और फिर मेरे अंदर लिखने की तहरीक, ख़्वाहिश तो हमेशा से थी। दूसरी बात ये, हमारे घर में मौसीकी का बहुत चलन रहा है। मतलब सब ही मौसीकी के दीवाने, आशिक हैं और हमारे घर में मौसीकी की बड़ी महफ़िलें जमती थी। तो मैं तो समझती हूँ कि ये खुशकिस्मती है कि हम लोगों ने इतनी मौसीकी सुनी कि हम बड़े पॉज़िटिव लोग हो गए। हमारे अंदर मुश्किल ही है कि कोई नेगेटिविटी हो। तो तो ये बड़ा लय जो ये जो मौसीकी की लय और सुर है, इसने तो ज़ाहिर है कि आपकी लिखने में भी एक रिदम पैदा कर दिया ना, जो कि आपने जो कुछ ख़्याल लिखा। तो ऐसा ही है, लेकिन हाँ, वैसे भी हम लोग बहुत गाने-वाने सुनने के शौकीन थे, गाते भी थे। और बानो कुद्सिया हमें बचपन में कहा करती थी कि बंसरियाँ हैं ये, बंसरियाँ। क्योंकि हमने जहाँ भी जाना, उन्होंने कहना चलो जी गाने सुनाओ। इसी तरह मुमताज़ मुफ्ती कहते थे, "ले भई कुड़ियो, नूर जहाँ दी तान लाओ।" तो हम लोग ताने लगाते थे। हम लोग बिल्कुल बेसुध बड़ी हमने आज बड़े-बड़े लोगों में वक़्त गुज़ारा है ना, ये बड़ी खुशकिस्मती है। सबको नहीं, नसीब नहीं ये तो होता ये। ज़ाहिर-सी बात है। और और इसके लिए मैं आपके अब्बा को ही क्रेडिट देता हूँ कि हाँ, उनकी जिन जो मिलना-जुलना था, उसने आपके यहाँ जो है कुछ कुछ आपका खुदादाद सलाहियतें थी और कुछ जो है उनकी सोहबत ने जो है आपकी उसको लेकिन जिला मैं दी। आपको बात बताऊँ, अब हमारे अब्बा ये नहीं समझते कि मेरी बेटियाँ कोई टैलेंट रखती हैं, वो अपनी बीवी पे ज़ोर लगाते थे सारा। क्योंकि हमारी अम्मी इतनी खूबसूरत थी, अच्छा गाती थी, तो वो अपनी बीवी के लिए उस्ताद रखा हुआ था उन्होंने गाना गाने के लिए, कि मेरी वाह! बीवी सीखेगी। तो हम लोग बच्चियाँ थी, हम साथ सारा कुछ हम सीख लेते थे। उनको तो सही। पता भी नहीं लगा कि हमें इतना कुछ आ गया। वाह, बल्कि वाह! मज़े की बात थी कि जब वो फ़ौत हो रहे थे, इंतकाल हो रहा था उनका, तो अस्पताल में थे, हम सब इकट्ठे थे, 2004 की बात है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ना गाना सुनाओ तुम लोग। तो हम लोगों ने, बहनों ने वो गाने सुनाए जो वो हमारी अम्मी को उस्ताद सिखाया करते थे, आज से यानी 50 साल पहले से भी सही, ज़्यादा। सही, तो सही, वो सही। हैरान हुए कि तुम लोग को ये गाने कैसे आते हैं? हमने कहा आपने हमें तो ना सिखाया, अपनी बीवी को सिखाया, तो हमने वहीं से सीख लिया बैठे-बैठे। तो ऐसा था। अच्छा, नीलम अहमद बशीर साहिबा, एक आपके नज़दीक लिखना जो है एक आर्ट है, शौक है या दिल की भड़ास निकालने का ज़रिया है? तीनों ही है मेरा ख़्याल है। और अगर इंसान लिख ले तो मैं कहती हूँ बहुत बड़ी रिलीफ़ मिलती है आपको। जैसे मैं नहीं, शुरू के 30-35 साल मैंने कुछ नहीं लिखा है। क्योंकि वो बस ज़िंदगी कुछ ऐसी थी घरेलू टाइप। लेकिन जब मैंने लिखा तो मुझे एक ऐसी खुशी मिली, अ, अपने होने का एहसास कि मेरे अंदर कुछ तो है, वरना औरतों को अपने आप को मनवाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है हमारी सोसाइटी में। तो मेरा ख़्याल है ये बहुत एक खुदादाद नेमत है, शुक्र है खुदा का कि ये नज़ूल होता है जब ख़यालात का, तो ये एक खुदा का शुक्र है। मैं बहुत इस पे राज़ी हूँ। तो बहुत ये अच्छी बात। ये आपको एहसास कब हुआ कि आप लिख सकती हैं? मैं तो बचपन से ही लिखती थी। मैं कराची में हम रहते थे। मैं स्कूल एज से ही ना नज़्में लिखती थी और अखबारों में लिखती थी कॉलम बच्चों के सफ़ात पर। बस मुझे अच्छा लगता था, पर मैं ही लिखती थी। फिर अब्बा को देख के ही हुआ होगा, क्योंकि अब्बा लिखते थे। अब्बा तो हर वक़्त लिखते थे ना, वो तो एक मैसिव किस्म के राइटर थे। उनको जब भी देखें, उन्होंने शाम होनी, वो कहीं जाते-आते नहीं थे इतना ज़्यादा, और ना वो इतने कोई नखरेले थे। गर्मियों में कमीज़ उतार देते थे, शलवार पहनी होती थी। यहाँ एक पेन होता था और बल्कि बुरे-बुरे पेन होते थे। मैं हमेशा कहती थी, हाय! कोई अच्छा-सा पेन ही ला दो उनको। बस मुसलसल लिखे जा। अब मैं तो बड़े नखरे करती हूँ, पेन अच्छा हो, कागज़ अच्छा हो, ये वो। मैंने कहा हाय! मेरे अब्बा बेचारे तो अखबारों के जो आप तो लिखने के लिए न्यूज़पेपर माहौल बनाती हैं ना? मैं तो भई बहाने ही बनाती हूँ। अब्बा तो बस
जब देखो लिख रहे हैं शाम को बैठे हुए। उन्होंने बहुत लिखा है। उन्होंने इतना लिखा है कि आप सोच सकते हैं कि मैं अभी तक उनको गए हुए ऑलमोस्ट 15 साल हो गए हैं, अभी तक मैं उनकी चीज़ें छपवा रही हूँ, जो उन्होंने ये नहीं छपवाई और मैं परेशान हो जाती हूँ कि ये मैंने ना छपवाई तो इनका क्या होगा? यानी वो इतना लिखा वो है। कहते हैं ना, मंटो के बारे में मशहूर था कि वो उन्हें बहुत नफीस-नफीस से पेन भी उनको हाँ, दिए दोस्तों ने, लेकिन वो उनके पास अपनी मखसूस पेंसिल पेंसिल होती थी, वो उससे जैसे पेंसिल उनके से पास लिखा करते टाइपराइटर थे। भी था एक, बड़ा तो मशहूर है उनका आपके टाइप अब्बा जो हैं वो तो जो जो उनके हाथ लग गया उसके ज़रिए वो हाँ, लिखते वो रहते बेचारे थे। सादा आदमी थे, उनको पता नहीं था अच्छा, इतना। आप ये समझती हैं कि जो कुछ ये जो आप में सलाहियत है, ये कुदरती है या वालिद को देख-देख के आप में उसमें ये सलाहियत पैदा हुई? अब मेरी इतनी उम्र हो गई है पर लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये सलाहियत खुदादाद है, क्योंकि मेरे दादा भी शायरी करते थे। वो कोई ऐसे शायर नहीं थे कि वो दीवान छपवाएँ मतलब वो बेचारे कुछ शर्मीले से आदमी थे। वो उनके फ़ौत होने के बाद सुना है कि दीवान निकला था, बल्कि मैं तो बच्ची थी, मैंने उस वक़्त अपनी फूफी से भी कहा कि आप लोगों ने उनका दीवान जो है छपवाया ही नहीं, आपने उनकी शायरी को अहमियत ही नहीं दी, उन्होंने हमें कहा हमें दिखाया ही कोई नहीं। तो मतलब मेरा ख़्याल है ये ख़ानदान में था, जेनेटिक्स होती हैं, आई बिलीव दैट क्योंकि मेरी अम्मी की अब्बा जो है कज़िन्स लगते हैं, सेकंड कज़िन। अम्मी की तरफ से पूरे ख़ानदान में मौसीकी है और अब्बा की तरफ से ये पढ़ाई-लिखाई है, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया बच्चों के लिए। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा कुछ आपने अ, अब्बा से असर लिया। अब्बा से असर लिए लिखने-पढ़ने में लेकिन मौसीकी और जो क्रिएटिविटी है ना हमारे अंदर वो सब बहनों में है। यानी कि हम लोग बचपन से कपड़े भी सीती थी, गुड़ियाँ भी बनाती थी, पेंट भी करती थी, गाना भी गाती थी, सभी कुछ करती थी, तो क्रिएटिविटी के कई रंग होते हैं। तो वो अम्मी में बहुत था। बस मिला अच्छा जोड़ा अच्छा था माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि शादी के बाद आपको वो माहौल मिला जो आपके वालिद के घर था? वैसा माहौल मिला? नहीं, हमें अरेंज मैरिज थी तो ऐसा माहौल तो नहीं होता ना। लोग देखें शादियों में कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है और उनको नहीं पता होता कि पीछे से 25 साल या 22 साल मैं 22 साल की थी जब, किस तरह गुज़रे इनके तो अगलों ये बड़ा मुश्किल होता है ये दूसरे का एक्सेप्ट करना कि आप पीछे से इस बैकग्राउंड से आए हैं और आप ये आपको पसंद है, ये आपके शौक हैं। जो बस अगला इंसान तो अनजान होता है, वो समझता है कि ये तो चीज़ें बेमानी हैं, तो नहीं मिला वो। इसीलिए मैंने बहुत साल लिखा भी नहीं ऑलमोस्ट शादी के 20 साल तक उसने लिखा, अच्छा, क्योंकि जो जो आपने सबसे पहली चीज़ जो छपी, वो क्या था? वैसे तो मैं कॉलेज में मैंने एक अफ़साना लिखा था उस वक़्त मैं शायद बीए में थी। उसका नाम था लम्हों का सफ़र और मुझे याद है कि वो अख़बार-ए-जहाँ में छपा था पहला अफ़साना मेरा और मुझे इतनी खुशी हुई थी लेकिन मैं किसी को बता नहीं रही थी। मुझे आई वाज़ फीलिंग शाय कि पता नहीं मैंने क्या किया है। मतलब एतमाद नहीं होता ना। तो मुझे इतना याद है कि पहला अफ़साना जो था लम्हों का सफ़र वो छपा तो मुमताज़ मुफ़्ती साहब ने इस्लामाबाद में वो पढ़ा। और उन्होंने मुझे एक खत लिखा मुफ्ती जी ना 1, 2, 3 लाइनों का खत लिखा करते थे। वो लंबे-लंबे खत नहीं लिखते थे। वो खत में ये था ऊपर मुझे अभी भी याद है नीलम लम्हों का सफ़र मुबारकबाद। तो ये जो 3 लाइनें थी ना वो मेरे दिमाग में नक्श हो गई। तो मुझे याद है मैं कमरा बंद करके ना मैंने वो छलांगे लगाई खत लेके उछली मैं कूदी कि हाय! मुफ्ती जी ने मुझे ये कह दिया। तो वो ज़ाहिर पहला है जी, एक एक मैं बड़े कभी बड़े आदमी की तरफ से एप्रिसिएशन जो है वो तो एक हाँ, अहमियत रखती है। और उनकी ये बात थी कि वो नोटिस करते थे। वो नज़रअंदाज नहीं करते थे। वो नोटिस करते थे। और उन्होंने दरअसल मैं जब पाकिस्तान को लौटी हूँ लेट 80s में तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो जो लिख सकता है मैंने कहा मुझे लिखने का बड़ा शौक है। तो कहने लगे जो लिख सकता है और ना लिखे वो गुनाह करता है। तो ये मेरे बात दिमाग में आ गई। अच्छा, फिर मुझे याद है कि इब्ने इंशा जो अब्बा के बड़े पक्के दोस्त थे, मैं अमेरिका में थी उस वक़्त, वो लिखते थे कॉलम अख़बार-ए-जहाँ में आपको शायद याद होगा। तो मैंने ना वहाँ से अमेरिका से उनको खत लिखा कि इंशा चचा कहते थे हम इंशा चचा मुझे भी बड़ा शौक है लिखने का। तो मैं पाकिस्तान आऊँगी तो आप मेरी चीज़ें छपवा देंगे अख़बार-ए-जहाँ में? तो उन्होंने मुझे कहा हाँ, छपवा दूँगा। अच्छा, तो मैं बड़ी खुश लेकिन जब मैं वापस आई तो वो जा चुके थे। लेकिन वो भी बड़ा प्यार करते थे और उन्होंने एक किताब लिखी थी बिल्लों का बस्ता, शायद आपके इल्म में हो, जी, नज़्मों की जी। किताब। जी, जी, वो जी। किताब यानी कि जब मैं बच्ची थी, ज़ाहिर है 100 साल हो गए इस बात को, तो वो उन्होंने
बिल्लो का बस्ता बस्ता में कुछ नज़्में लिखी थी बच्चों के लिए। तो उसमें मुझ पर और मेरी बहन सुंबल जो जिसको पप्पू कहते हैं, मुझे नीली कहते थे, तो हम पर एक नज़्म लिखी थी, इक नीली इक पोपी। तो मतलब ये कि बड़े प्यारे-प्यारे लोग हमारे इर्द-गिर्द थे। मैं हैरान होती हूँ आजकल के लोगों को देख के। उनके पास तो वक़्त ही नहीं है ठहरने का या ज़िंदगी की छोटी-छोटी खुशियाँ एन्जॉय करने का। हम तो छोटी-छोटी चीज़ों से खुश हो जाते थे। आजकल की दौड़ जो है ना इसमें ख़ैर आजकल तो कुछ और ही हालात हैं, लेकिन ज़िंदगी की दौड़ में लोगों ने ना छोटी-छोटी चीज़ों से खुश होना छोड़ दिया है। तो हमारे लिए तो ये लोग ही बड़े प्यारे थे, लोग कीमती थे। और एक दिन मुझे याद है मन्नू भाई हमारे घर आए, तो मैं उनको मुझे पता था बड़ी बड़े चीज़ है ये। तो मैंने उनको कहा कि मैं उस ज़माने में होता था वो ऑटोग्राफ का क्या नाम है किताब हम रखते थे सारे, ऑटो ऑटोग्राफ बुक्स, रखते थे। ऑटोग्राफ हाँ, बुक्स होती थी। वो हम सब के आपके पास भी शायद होगी। जी, 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 बिल्कुल, मेरे पास बिल्कुल। भी थी। तो मैंने वो इनको कहा मोनू भाई को कि मुझे ना इस पे एक शेर लिखने डरते-डरते। उन्होंने पंजाबी का एक शेर लिखा जो मुझे आज भी याद है। तो वो मैं ऐसे उसको चेरिश करती थी मतलब उन लोगों को चेरिश करना बड़ा ज़रूरी है। क्रिएटिव लोगों की इज़्ज़त और अहमियत को जानना बड़ा ज़रूरी है। सही, बड़ी सही, आपको सही, आपकी सही। ज़ात को वो रंग भर देते हैं आपकी ज़ात में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा नीलम अहमद बशीर साहब ये बताइए कि कहानी लिखते हुए आपके नज़दीक कहानी की अहमियत होती है या असलूब की? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि मेरा असलूब कोई इतना ख़ास नहीं है, क्योंकि एक तो ये हुआ कि मैं क्योंकि मुल्क से बहुत बाहर रही, मुझे उर्दू पढ़ने का तकरीबन 20 साल मौका नहीं मिला। तो आई फ़ील बैड कि मैंने ना मिस किया बड़ा कुछ। जब मेरी बिल्कुल जवानी थी, समझे कि मैं और चीज़ों में लगी हुई थी, घरदारियों में। तो मुझे कई दफ़ा लगता है कि मेरी ज़बान में वो उसलूब में वो नहीं है अ, मतलब सलाहियत जो होनी चाहिए। लेकिन आई थिंक कहानी अगर मज़बूत हो ना, तो सीधे-साधे अंदाज़ क्योंकि मैं लिखती तो सादा ही हूँ, मुझे पुरपेच अंदाज़ आता ही नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि उसलूब से ज़्यादा मैं समझती हूँ कि कहानी में कहानी होनी चाहिए। इस लिहाज़ से मैं ओल्ड फ़ैशन कहानीकार हूँ। अच्छा तो बहैसियत तख्लीक़कार आप तकनीक और कंटेंट में से किसे अहमियत देती हैं? तख़लीक अ, कंटेंट तो ज़रूरी है मज़ेदार होना, मतलब उसमें ताकत होनी चाहिए। ऐसे कि देखें हम किताब या कुछ भी लिखते हैं तो इसलिए कि कोई पढ़े, अपने लिए तो नहीं लिख रहे हैं सब, मैं तो नहीं कम से कम अपने लिखती। तो जब कोई आपका सफ़ा ही नहीं पलटेगा, उसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है, रीडेबिलिटी जिसको कहते हैं वो बड़ा ज़रूरी है। तो आई थिंक कंटेंट बड़ा ज़रूरी है, अच्छा होना, मज़ेदार, दिलचस्प और बेकार सा नहीं होना चाहिए कि बस ये उसमें कोई बा एक ये चीज़ मेरे रहती है ज़ेर गौर हमेशा कि कोई चीज़ आप जब लिख रहे हो उसमें कोई ना कोई ऐसी बात हो जो अनकही पहुँच जाए, यानी कि बेमानी ना हो, उसका बेमकसद ना हो कि अगर मैंने ये कहानी नहीं भी लिखी तो कोई फ़र्क ना पड़ता, लेकिन एक कहानी को फ़र्क पड़ना चाहिए। इट शुड मेक अ डिफरेंस। मुफ्ती जी ने भी मुझे एक दिन नसीहत की थी, उन्होंने कहा था देखिए उनकी तो मुझे अक़वाले ज़री ज़बानी याद है। उन्होंने मुझे कहा था कि वो लिखो जो लोग नहीं लिखते, वो मत लिखो जो लोग लिख चुके हैं। तो इस लिहाज़ से फिर मैं समझती हूँ कि मैटर जो है कंटेंट बड़ा ज़रूरी है। अंदाज़ भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी आपके अंदर कुर्रतुल ऐन हैदर वाला अंदाज़, तो भी अगर आप कोई दिलचस्प चीज़ लिख रहे हैं रीडेबिलिटी है, तो काम बन जाता है आपका। अच्छा आपसे पहले जिन जिन जो ख़वातीन लिखारी हैं उनको आपने पढ़ा भी होगा और क्या उनसे असर भी लिया? हाँ, क्यों नहीं? मैं तो उनको बड़ा क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए रास्ता खोला। क्योंकि अब हम इस दौर के जो लोग हैं, ख़ैर अब तो मैं भी बड़ी पुरानी हो गई हूँ, लेकिन हमसे पिछली ख़वातीन क्यों नहीं, उन्होंने इब्तिदा की, हिम्मत की, बेशक उन्होंने मर्दों के नाम से भी लिखा, तो जुर्रत तो की ना। ये जो लिखना-लिखाना है या अपना कोई काम करना है, ये अपने होने का इकरार करना है और अपने होने का इकरार पहले आप खुद करें, फिर कोई और करे। तो मैं बिल्कुल उनको बहुत सलाम पेश करती हूँ। मैं समझती हूँ कि वही मर्दों का मुआशरा वाली मैं बात यूज़ कर रही हूँ, उसमें भी रहकर अपना क्राफ्ट मनवाना और आपको पता है कि जब औरतों को इतना भी नहीं था कि भई अपने नाम से लिखें, मर्दों के नाम से लिख रही हैं, तो वो भी बड़ी बात है और फिर वो सब्जेक्ट्स को हाथ डालना अ, जैसे इस्मत चुग़ताई थी मैं समझती हूँ कि वो बड़ी हमारे लिए रास्ते खोल गई हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि वाहिदा तबस्सुम है या
और भी लोग हैं, किशोर नाहिद भी शायरी में हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी था वो। वो रास्ता खोल गए, हमारे लिए एक रास्ता बिछा दिया, इस पे चलो। उसकी निस्बत आज की औरतें फिर भी इतनी जुर्अतमंद नहीं है, मैं समझती हूँ, लिखने वालियाँ। आज के लोग इतने जुर्अतमंद नहीं हैं। फिर ये बड़ा सहमा हुआ दौर है, सब सहमे हुए हैं, खौफ़ज़दा हैं, कोई हमें ये ना समझ ले, कोई जज ना कर ले, कोई गलत ना हो जाऊँ मैं। तो ये जब लिखना-लिखाना इसमें थोड़ा-सा ना जैसे कि आतिश-फ़िशां फटता है, तो फटना चाहिए आतिश-फ़िशां। मैं अच्छा, तो ये आपका नावल है जो ताउस फ़क़त रंग, था उस अपनी वक़्त अपनी तहरीर के लिहाज से मेरे नज़दीक वो बड़ी रवानी रखता है। इस बात का आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि वो जब मैंने पढ़ा था तो मैंने एक निश्चित में उसे ख़त्म किया था। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके नज़दीक वो कौन-से अनासिर हैं जो ए, कारी को बाँध के रखते हैं कि जिस तरह मैंने बंध के उसे एक निशिस्त में पढ़ा, तो वो कौन-से अनासिर आप समझती हैं कि जी उस इस तहरीर में होने चाहिए जो कारी को बाँध के रखें? देखिए कहा नॉवल जो होता है उसमें ज़ाहिर है कि वो एक बड़ी चीज़ है, शुरू से आखिर तक आपने पढ़ाना है किसी को, तो उसमें एक रवानी तो होनी चाहिए और कहानी भी होनी चाहिए। फीकी-फाक अगर नॉवल होगा तो कई ऐसे नॉवल हैं जो को मैंने 4-4 दफ़ा कोशिश की मुझसे नहीं पढ़े गए। अच्छा फिर पढ़ूँगी, फिर पढ़ूँगी। अ, जो नॉवल आपको शायद यकीन नहीं आएगा मैंने 3-4 साल लगा के लिखा है। 1-1 साल तो मैं लिखा भी नहीं, वो पड़ा रहा फिर ये वो क्योंकि मैं सफ़र में रहती हूँ, बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं मिलता। फिर ये कि एक दफ़ा मेरा मुसवदा ही गुम गया 1 साल के लिए, पब्लिशर ने कहा मुझे तो मिला ही नहीं। तो मतलब काफ़ी वो मुझे परेशान रही मैं उसकी वजह से कि या अल्लाह ये छप जाए। तो अब तो शुक्र है कि वो छप गया वरना आजकल तो और भी हालात अजीब से हो गए हैं। मेरा ख़्याल है कहानी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट आई थिंक नॉवल के अंदर, क्योंकि कोई भी कहानी के बगैर जो नॉवल है ना फिर वो एक बयान ही होता है। तो मैं समझती हूँ कि शायद मैंने उसमें कहानी तो रखी थी। कहानी के और फिर वो तसलसल था आज के दौर का, माज़ी और आज और फिर पता नहीं फिर वो खुद ही हो गया मुझे नहीं पता। मुझे नहीं मैं तो यही के देखती उ उसमें ज़ाहिर है कि जो किरदार हैं, कहानी तो उन्हीं किरदारों के ज़रिए आप बनती है ना, तो आपके किरदार भी बड़े मज़बूत हैं, तो वो उन्होंने ही उस कहानी को बाँध के रखा। तो मेरा ख़्याल है कि क कहानी के साथ-साथ जो है, आपकी किरदार साज़ी भी बहुत मज़बूत है, तो वो भी उसने भी जो है, शुक्रिया। उसको कई लोगों ने मुझे ये कहा कि उन्होंने एक रात में ही नॉवल पढ़ा है। मैंने कहा अच्छा, लिखने में तो बड़ा वक़्त लग गया। मेरा ख़्याल है कि मैं अगर अपने आप से अलग होके देखूँ तो कि मेरी जो राइटिंग है ना वो डल नहीं है, उसमें दिलचस्पी होती है। लोग यही कहते हैं कि रवानी का मतलब एक इंटरेस्टिंग होती है, लोग पढ़ना चाहते हैं। तो क्योंकि मेरा ख़्याल है खुद भी ऐसी नहीं हूँ, तो इंसान जब खुद बोर होगा तो उसकी राइटिंग भी बोर होगी। मैं खुद भी बोर औरत नहीं हूँ, तो ठीक है कि राइटिंग में दिलचस्पी होनी चाहिए और इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, इंसान में अल्लाह ने बड़े रंग भरे हैं। ये नहीं कि अगर राइटर हैं तो फिर आप एक बुत बन के बैठ जाएँ, देवता बन के, ऐसा नहीं है। आप इस दुनिया में रह रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। ये सब कहानियाँ कहाँ से मिलती हैं? अब शायद आपको शायद यकीन ना आए मैंने कभी मुश्किल ही है कोई कहानी बनाई हो। ऑलमोस्ट मुझे 80% कहानियाँ तो बनी-बनाई मिलती हैं। फिर 20% मैं उसमें कुछ डाल देती हूँ। इतनी तो कहानियाँ तो फूल खिले मेरे इर्द-गिर्द। तो अगर उन कहानियों को ना चुनें आप, फूलों को ना चुनें तो आपका ही कसूर है। तो मेरा तो कोई कमाल नहीं है इसमें। तो ये जो किरदार आपकी कहानियों के होते हैं या जो कुछ में उसमें मंज़रनामा या किरदार, ये आपको चलते-फिरते नज़र आते हैं या आप उसको क्रिएट करती हैं? सच बताऊँ मुझे चलते-फिरते नज़र आ जाते हैं। मुझे तो पता नहीं इतना कुछ नज़र आता है। मुझे तो हर वक़्त नज़र आता है, बल्कि इतना मेरे पास वक़्त ही नहीं है लिखने-पढ़ने का, काश में होता। लेकिन ज़ाहिर है ज़िंदगी के और मामलात भी होते हैं और औरतें वैसे भी घरदारियाँ भी में भी लगी होती हैं, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिलता है। मुझे तो सोते-सोते रात को कई दफ़ा कहानियाँ जगा देती हैं कि ये बात तुमने लिखी नहीं। कहानियाँ होती हैं मेरे इर्द-गिर्द कि ज़िंदगी जो है इतनी दिलचस्प है और इतनी तकलीफ़देह भी है कि आपको सुइयाँ तो चुभती रहती हैं, अगर आप उसको नज़रअंदाज़ कुछ लोग कहते हैं हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं, तो छोटी-सी बात से कहानी बन जाती है। जैसे एक बार मैंने कहानी लिखी उसका नाम था कहानियाँ, कि मुझे कहानियाँ कहाँ से मिलती हैं। वो मैं सड़क पे जा रही थी, एक लड़की रोती हुई मुझे मिल गई, बेंच पे बैठी हुई, मैं उसके पास बैठ गई, वहाँ से कहानी शुरू हो गई। फिर हम कहीं और गए, फिर हम कहीं और गए, तो मतलब कहानियाँ हम सब कहानियाँ ही तो हैं, आखिर में तो हम सब एक कहानी हैं।
अच्छा, आप ये बताइए कि बतौर तख्लीक़कार आप अपने काम से मुतमईन हैं? अ, मेरा ख़्याल है कि वो यही मुमकिन था इतनी उजलत में। शायद मैं अगर और 20 साल पहले लिखना शुरू करती या ज़्यादा पढ़ गई होती लिटरेचर उर्दू का, तो शायद मैं इससे भी बेहतर हो सकती। लेकिन मैं ये तो नहीं कह रही कि मेरी कोई क्राफ़्ट में बहुत कोई कमाल का लिखती हूँ, बट ये मुझे पता है कि मैंने जिन मौज़ूआत पे लिखा है, किसी ने हिम्मत नहीं की उन पे लिखने की। कोई मैं अपने आप को कोई कलगी पे वो पर नहीं सजा रही हूँ, मगर ये हकीकत है। मेरे ख़्याल में मेरे अब्बा जो हैं, उनकी शख्सियत का मुझ पे बहुत असर है। मुझे लोग अभी भी कहते हैं तुम अहमद बशीर की तरह तुम, इवन मैं अपने ख़ानदान में कहलाई जाती हूँ कि ये तो अहमद बशीर है। तो जो जुर्रत थी अब्बा के अंदर और बेबाकी और सच बोलने की जो थी ना प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम होती है कि बोलना है कुछ भी हो। तो जो-जो मैंने कुछ ऐसी कहानियाँ लिखी जिसमें मुझे लोगों ने कहा कि आपको मर्द हो, आपको औरत हो के आपने ये लिख दी। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता कि मैं उस वक़्त औरत हूँ या आदमी हूँ, तो मैं तो बस जो मुझे चीज़ नज़र आती है मैंने लिखना है। तो मेरा ख़्याल है कि एक राइटर को ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट इनफ कि आप अपने इर्द-गिर्द की बातें सचमुच लिखें। अब मैं कोई ख़याली दुनिया की औरत तो हूँ नहीं। तो मेरा ख़्याल है कि मुझे ये खुशी है कम से कम अपने लिए, मैं इतना कह सकती हूँ कि मैंने ऐसे सब्जेक्ट्स पे लिखा है, जिन पे किसी ने नहीं लिखा। नहीं लिखा। मैंने मैंने बताएँ कुछ ऐसी कहानियाँ मेरी मैं आपको बता सकती हूँ। इस पे तो किसी ने नहीं कुछ लिखा, तो क्यों नहीं नहीं, लिखा? आपकी मुख्तलिफ होती है। मैंने आपकी वो जो किताब थी, उसके ऊपर जब मैंने तबसरा लिखा था, तो वो एक अफ़साना जो वो आपके नज़दीक वो जो बच्चे जो है वो एक राउंड अबाउट के गिर्द जो पोस्टर लगे हुए होते हैं, उसके हाँ, रेफ़रेंस से आपने वो जो कागज़ के कहानी पुर्रे लिखी उसका हुई थी। नाम था, हाँ। तो वो तो ये डिफरेंट अंदाज़ है, मुख्तलिफ अंदाज़ है जो आप इख्तियार करती हैं। तो इस लिहाज़ से मैं कहता हूँ कि जो आम आप जो ख़वातीन लिखने वाली हैं, आपका अंदाज़ मैं उसको मैं ज़ाती तौर पे तो 2 डब्बों में तक़सीम नहीं करता, ख़वातीन लिखारी को और मर्द लिखारी को। आपका आप अफ़साना निगार हैं, आप नावल निगार हैं, तो आप नावल निगार हैं। इसमें तख़सीस कोई नहीं है। तो एक मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने बहुत सारी जिहतों में काम किया है। आपने खाके भी लिखे हैं। तो चार चाँद आपके खाकों का मजमूआ है। जी। इसमें आपने किस-किस के खाके लिखे? चार चाँद किताब मेरे लिए बड़ी स्पेशल है, दिल के नज़दीक है, हालाँकि वो बहुत बड़ी किताब नहीं है, बहुत छोटी किताब है। अ, ख़्याल इस तरह से पेश आया था कि वो आया मुझे कि मेरे दोस्त थे बहुत अच्छे शायर, राइटर अमेरिका में रहने वाले इफ्तिख़ार नसीम जो कि इफ्ती के नाम से मशहूर थे। आपने शायद उनका ज़िक्र सुना जी, होगा जी, किताबों में। इफ्ती को हाँ जी, जी, बिल्कुल। उनके बारे में मैं उनके साथ काफ़ी वक़्त मेरा गुज़रा। तो वो एक ऐसी शख़्सियत थे, जिन्हें आप मुतनाज़ा भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ़ भी कह सकते हैं, दबंग भी कह सकते हैं, कि वो मुझे ना इंस्पायर किया कि इस बंदे पे मैंने कुछ लिखना है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं आपके ऊपर कुछ लिखूँगी, आपको कोई इतराज़ तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा पूछ लेती हूँ ना, क्योंकि वो आपको पता है कि उनका एक अलग से एक लाइफ़स्टाइल था। ख़ैर, क्योंकि मुझे तो किसी को जज नहीं करना, ना मैं कोई मुबल्लिग़ हूँ, ना मैं कोई परफ़ेक्ट इंसान हूँ दुनिया में। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। वैसे भी मेरा ख़्याल है कि अमेरिका में रहने की वजह से मेरे विज़न काफ़ी वसी है इस तरह से। मैं तंग नज़रियों से नहीं सोचती। ख़ैर जब मैंने इफ्तिख़ार नसीम पे ख़ाका लिखा, तो उसका नाम था खुशियाँ। पता नहीं आपकी नज़र से गुज़रा है कि नहीं? वो हाँ, लोगों ने मैंने पढ़ा तो था उसको, इतना लेकिन पसंद किया, लोगों ने इतना पसंद किया उसको कि मैं हैरान हो गई ना कि अच्छा, क्योंकि किसी ने कहा कि ये औरत होके तुमने एक पाकिस्तानी गे मैन पे लिखा है और उसकी लाइफ़स्टाइल पे लिखा है और उसकी अंदरूनी कर्ब पे लिखा है वग़ैरह-वग़ैरह। उसके फिर मेरा दिल हुआ कि चलो कुछ खाके लिखने चाहिए। फिर मैंने कहा सबसे पहले तो मैं क्यों ना अपनी बहनों पे लिख लूँ और अपने आप पर घर से बिस्मिल्लाह करूँ। क्योंकि आपको पता है मेरी माशाल्लाह बहनें ही इतनी वो दिलचस्प शख्सियात हैं, नामवर होने के साथ-साथ कि वो आम औरतें तो हैं नहीं। तो जी, मैंने जी। सबसे पहले अपनी बहनों से शुरू किया, फिर अपने से शुरू किया। तो वो बड़ी मज़े की चीज़ बनती चली गई। फिर मैंने चारों पे लिखा और फिर इस तरह से मैंने और लोगों पे अपने अब्बा फिर जब अब्बा फ़ौत हुए, तो मैं वो एक बहुत बड़ा वाक़या था हमारी लाइफ़ में।
उसपे मैंने लिखा मज़मून, उसका नाम था अब्बा पिया। वो बड़ा लोगों को पसंद आया, वो काफ़ी जगह कोट हुआ, तो फिर इस तरह से मेरी वो कुछ खाके इकट्ठे हो गए, तो फिर मैंने वो किताब शाया कर दी। तो काफ़ी लोगों के खाके हैं उसमें, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन परवीन मेरी फूफी उनके, वही ना, अल्लाह के फ़ज़ल से देखिए हमारे अपने माशाअल्लाह ख़ानदान में इतने जी, काबिल वो तो लोग हैं। बहुत ज़ाहिर है कि बहुत सारे कि लोग हैं, किसको मिस लिखारी हैं। करती मैं, किसको मिस करती, तो मैंने घर से ही पहले शुरू किया। और अच्छा, ये जो आप खाका लिखती हैं, इसमें शख्सियत का जैसे कार्टूनिस्ट होता है ना, तो वो एक किसी ख़ास एंगल को जो है ना, वो अपने ज़हन में रख के तो फिर वो कार्टून तश्कील दे देते हैं। तो आप खाका लिखते हुए शख्सियत के किस पहलू को सामने रखती हैं? दरअसल मेरा तो यही होता है मकसद कि मैं मुकम्मल तौर पर इसका अहाता करूँ, अच्छाइयाँ बुराइयों समेत, लेकिन ये है कि कई दफ़ा ख़्याल रखना पड़ जाता है, क्योंकि फिर नाराज़ भी हो जाते हैं। इवन ख़ानदान में कुछ लोग नाराज़ हुए कुछ बातों से, कुछ ने बात करनी छोड़ दी वग़ैरह-वग़ैरह। तो क्या करें अब? या तो आर्टिस्ट मुकम्मल तौर पे ऑनेस्ट हो जाए, आई मीन राइटर, तो या फिर वो डंडी मारता चला जाए। बहरहाल मैंने कोशिश की थी कि मैंने प र जिसको जिसको आपने लिखा था कोशिश मैं, की है कि डंडी ना मारें। हाँ, मैंने दिखाया, मैंने कहा देख लो भई, बाद में ना मुझे कहना। तो उस वक़्त तो उन लोगों ने हाँ, हाँ कर दिया, बाद में किसी ने कहा ये क्यों लिखा, तो वो क्यों लिखा, मैंने कहा तुम लोगों को तो पहले दिखा दिया था मैंने। तो बहरहाल ये तो फिर चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से बदनाम भी हूँ मैं कुछ, कि लिख लेती हूँ। कुछ लोग, कई दफ़ा लोग तो छुपते हैं कि ये कहानी लिख देगी हमारी, इसको ना बताना, तो ये भी है। अच्छा, लेकिन आपने सफ़रनामा भी लिखा, जी। तो आप सफ़रनामा लिखते हुए सय्याह होती हैं या अदीब? वैसे मुझे सफ़रनामे ना पढ़ने का शौक है और ना को ख़ास लिखने का। मैंने ज़्यादा नहीं लिखे, 2 लिखे हैं बड़े, और मुन्ने-मुन्ने 2-3 लिखे हैं। मुझे ये लगता है कि सफ़रनामे इतने लोग लिखते हैं और इतना नाम कमा चुके हैं और इतने पॉपुलर हैं, तो मतलब क्या है कि मैं ज़रूरी है, ज़रूर मुझे हर चीज़ में घुसने का शौक नहीं है कि ज़रूर मैंने लिखना है। लेकिन जो-जो मैंने लिखे हैं ना, आई मीन मैं आपको वैसे बता रही हूँ ईमानदारी से कि उनको लोगों ने पसंद किया है। क्योंकि उसमें मैं एक तो अपना आप भी मेरा बहुत होता है कि मेरे अंदर उस वक़्त क्या बीत रही है, जबकि एक दरख़्त देखा मैंने, ये एक चिड़िया देखी, तो मेरे अंदर क्या बीती। मुझे माज़ी भी आता है उसमें, हाल भी आता है, मुस्तकबिल भी आता है। तो आई थिंक मैं अदीब के तौर पे लिखती हूँ, मैं इसलिए लिखती कि इस वक़्त मैंने चाय पी, फलानी भाभी ने हमें पुलाव खिलाया, ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद। तो देखिए ना, अदीब। मुस्तनसिर हुसैन तारड़ जब लिखते हैं सफ़रनामा, तो उसमें वो सय्याह कम होते हैं, कहानीकार ज़्यादा होते हैं। तो हुँ, मेरा ख़्याल है आप भी, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि आपका जो है, यही शायद यही अंदाज़ होगा कि कहानीपन ज़्यादा होगा उसमें। उसमें नहीं, मैं कहानी मैंने बताया ना, मैंने बनाई कभी नहीं, इवन सफ़रनामे में कभी कहानी नहीं बनाई। जो नज़र आ रही है कहानी, तो वो तो आएगी। कई बार मुझे कहानी नज़र आ जाती है सफ़रनामे में, तो वो मैंने बयान कर दी, लेकिन मैंने कहानी नहीं बनाया उसको कभी भी। हाँ, मैंने उसको ये ज़रूर बनाया है कि भई ये जो चीज़ सामने आई है, इसके पस-ए-मंज़र क्या है, आगे पेश-मंज़र क्या है, और ये इसने मुझ पर क्या असरात डाले और मेरे अंदर क्या तग़य्युरात पैदा हुए। हाउ डिड इट अफ़ेक्ट मी? वो होता है कि मतलब मुझ पे असर होता है चीज़ों का। जैसे मैं नेपाल गई पहली बार, तो मैंने पहली बार वहाँ मंदिर देखा, उससे पहले मैंने मंदिर में कभी घुसी नहीं थी। तो जब मैंने मंदिर देखा, तो मेरे दिल में जो भी कैफ़ियत हुई कि हैं, मैं मंदिर में जा रही हूँ। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, अल्लाह मियाँ मुझे कहेगा कि भई तुम मंदिर में क्यों जा रही हो? तुम मुसलमान हो। तो मैंने सोचा कि ये मैंने उसमें लिखा भी है कि मैंने सोचा कि फिर मैं अल्लाह को ना साथ ले चलती हूँ, कि चलो अंदर चलते हैं। फिर मैंने कहा अल्लाह मेरे साथ क्यों जाएगा? फिर मैंने कहा अच्छा, वो छोटा-सा बच्चा है ना, उसको उँगली से लगा लेती हूँ, चलो अंदर चलते हैं। तो इस तरह से मैंने उसमें एक कैरेक्टर बनाया उसको। तो इस तरह से हरकतें मैं कर लेती हूँ। इसका लेकिन मतलब ये हुआ कि आप जब सफ़रनामा जैसे नेपाल नामा आपने लिखा, तो उसमें आप सय्याह भी हैं, कहानीकार भी हैं, औरत भी हूँ, माँ भी हूँ। ज़ाहिर है सब कुछ हैं, और ज़ाहिर है अपने ये जैसे कि अल्लाह मियाँ को किरदार बना लिया, तो ये एक दिलचस्प सा मेरा ख्याल है कि ये सच माने दिलचस्प मैंने सी चीज़ होगी। ऐसे ही लिखा मैंने कि वो बच्चा सा तो था, मैंने कहा चल भई उँगली पकड़ अंदर चलते हैं ना, देखते हैं क्या हो रहा है। तो मैंने कहा वो तो जाएगा नहीं, चलो बच्चा है, समझ लो बच्चा है छोटा-सा। वैसे भी मैं अल्लाह मियाँ को काफ़ी प्यार से बच्चा-बच्चा कहती रहती हूँ, बेबी भी कहती हूँ कभी, कह देती हूँ, कोई नहीं, खैर है। मोहब्बत में कुछ भी कह देना चाहिए। असल में देखें, हम लोग मोहब्बत नहीं करते खुदा से, हम लोग डरते ही रहते हैं, दोस्ती भी नहीं करते। मुझे ये बड़ा अजीब लगता है कि भई वो आपका क्रिएटर है, उसने आपको बनाया है, वो आपको जानता है।
उस पे एतमाद रखें, क्या इतना नहीं, मतलब अल्लाह ने तो ज़ाहिर है कि आपका क्रिएटर है, आपको बनाया है और आपने जो है वो अ, उस उसने आप पे वो कदरें नहीं लगाई जो जो यहाँ पे माशरे ने लगा दी हुई। हाँ, तो ये वाली तो अच्छा, अब एक आपकी और ख़ुसूसियत है और वो है बतौर शायरा। तो मैं आप ग़ज़ल कहती हैं या नज़्म लिखती हैं? हाय अल्लाह! वैसे मैं शायरा कोई नहीं हूँ, मैं जब मुझे कोई कहता है मैं कहती हूँ मैं शायर तो नहीं मैं सबको यही कहती हूँ। एक्चुअली मैं वाक़ई शायर नहीं हूँ, बस हो जाती है कुछ चीज़ें मुझसे, कई दफ़ा मेरे ऊपर ऐसे लाइनें आने लग जाती हैं, नज़ूल होने लग जाता है। तो मैं कहती हूँ अब क्या करूँ, ये आ रही है, मैं तो एलानिया शायर नहीं हूँ और ना मैं कसदन शायर हूँ और मैं ना घुस बल्कि उम, एक नहीं, दफ़ा वैसे होता है ना, ये होता है कि बाज़ दफ़ा वक़्त जो आमद कुछ होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप कहानी का रंग नहीं दे सकते, कुछ हाँ, और नहीं लिख सकते, तो फिर वो उसका इज़हार जो कुछ हो रहा होता है, उसको कुछ न कुछ रंग तो देना होता है ना, तो वो शायरी के रूप में भी सामने आ सकता है। तो मेरा ख़्याल हुँ। है कि आपके यहाँ ऐसा ही कुछ रवैया हाँ, ये हो लगता है। जाता है, ये भी खुद ही हो जाता है, आप यकीन करें बल्कि मैं तो परेशान हो जाती हूँ कि अब मैं नज़्मों का क्या करूँ? इनको कैसे इकट्ठे करूँ? अच्छा मेरा ज़्यादा वो नहीं है दिलचस्पी इसमें शायरी में और ज़्यादा मोहब्बत नहीं है मुझे। क्यों? कि वो मुझे लगता है कि मेरा टाइम ले रही है, मुझे इससे अच्छा कहानी ना लिख लूँ मैं। जैसे मुझे एक मेरी दोस्त वगैरह कहती है तुम कॉलम लिखो क्या नाम है हम सब पे। मैंने कहा मेरी बात सुनो मेरे में इतनी क्रिएटिव एनर्जी नहीं कि मैं पहले कॉलम लिखूँ फिर मैं कहानियाँ लिखूँ। मैं बड़ा कंसंट्रेटेड काम करती हूँ थोड़ा लेकिन बस उसमें दिल और जान डाल के। अब मैंने सोचा हुआ है कि अगर ये मैंने लिखना है, तो मैं अपनी इधर-उधर से एनर्जी ज़ाया तो नज़्म भी जब आ जाती है ना मुझे मुसीबत पड़ जाती है। जैसे आजकल मुझे ये कोरोना की नहीं, नज़में अभी आ आपने वो जो एक आपकी नीलम ने और वो एक आपकी बहन ने जो एक आसमान है। हाँ, वो जो फिल्मा के जो है वो किया हुआ है, 2 मुल्कों के दरमियान का जो आपने वो लिखा, तो वो भी तो बहरहाल एक वो भी ग्वांडा नहीं तो गाली शायरी सुनो है ना? तुम। तो हाँ, वो और वो बहुत पसंद की गई है जो है बड़ी, बड़ी, माशाल्लाह बड़ी। वो देखने वाली। तो कुछ इसमें छोटी-सी कोई अगर आपके नज़्म याद हो तो सुना दीजिए। देखिए नज़्में मैं पंजाबी में भी लिखती हूँ मुझे एक्चुअली याद तो कुछ नहीं होता लेकिन मैं 2-4 लाइनें सुना सकती हूँ जो मुझे याद है। ये गवांडने का किस्सा भी अजीब हुआ। ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था लिखने का वो जब पिछले साल हुआ ना वो अभिनंदन पायलट गिरा जी, 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 जहाज़, जी, जी, तो बिल्कुल। जब उसको भेजा गया था ना तो बॉर्डर पे, तो वो जो सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमने एक तो पाकिस्तान वालों ने औरत भेजी, इंडिया वालों को बताने के लिए कि हमारी औरतें कोई ये नहीं कि ज़ंजीरों में बैठी हैं, बुर्के पहन के, वो बहुत बड़ी अफ़सर थी एंड शी वाज़ टॉल ये भी एक शऊरी कोशिश होगी, वो बंदा छोटा था, वो जो था अभिनंदन। तो जब मुझे वो उसको बॉर्डर क्रॉस कर रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतनी इज़्ज़त से उसको भेजा गया है। तो मैंने कहा कि ये चीज़ें अच्छी तरीके से भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि लड़ाई और बारूद, गोला और तो मुझे किसी ने मिलके कहा मेरे यंग बच्चे स्टूडेंट वगैरह भी आते रहते हैं दोस्त भी हैं, उन्होंने कहा कि आप कुछ पीस पे लिखें ना, आजकल माहौल ऐसा हुआ पीस पे लिखें। मैंने कहा अच्छा चलो लिखते हैं कुछ। तो वो मैं बैठी एक दिन वो मैंने लिख ली नज़्म, तो वो मैंने नज़्म बच्चों को आए वो मेरे घर उन्होंने सुनाई-वनाई, हमने एक-दूसरे को रीडिंग की इसकी। तो जब मैंने अपनी बहनों को भेजी वो, हालाँकि मैं हर चीज़ नहीं भेजती उनको, उनका काम ही और है, मेरा और काम। तो वो तो दोनों इतनी हो गई मुतासिर, वो तो आँसू आ गए उनकी आँखों में कि ये क्या लिख दिया, इसका तो हमें कुछ करना होगा। क्योंकि मैंने कभी नहीं कहा मेरी चीज़ की वीडियो बनाओ, मेरी ये करो, वो करो, मैं कभी नहीं कहती। ये उन दोनों का अपना डिसीज़न था। उन्होंने उसको फिर वो पूरा वीडियो बनाया, ऑडियो बनाया, लेकिन वो बड़ा मज़े का बना और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि वो उसका इतना इम्पैक्ट हुआ कि हम लोग तकरीबन 3 हफ्ते बहनें हम सो नहीं सकी, हमें हर वक़्त इंडिया से फ़ोन आते थे। दिन-रात, कभी मुझे, कभी उन दोनों को, बिल्कुल जैसे हिल गया इंडिया, कसम से। उन दिनों में उनके इलेक्शन होने वाले थे, उन्होंने कहा जी हमारे तो इलेक्शन पे असर हो जाएगा इसका। ये पंजाब की बात कर रही हूँ मैं। तो वो बस वही बात है ना कि एक खुदा की तरफ से एक चीज़ होनी थी, मैं समझती हूँ एक टाइमिंग थी कि क्लिक हो गया। तो बड़ा अच्छा हुआ, बड़ी खुशी होती है, अभी भी हमें उसके फीडबैक आते हैं। आप सोचेंगे अब हमें इंडिया के लोगों को हम प्यार भी करते हैं, सलाम भी करते हैं और दोस्ती का हाथ भी बढ़ाते हैं। मैं यही कहती हूँ कि हमें इंडिया से इतनी मोहब्बत आई और कपड़े भी आए, जोड़े भी आए। सच्ची बात है बहनों को। तो मतलब लोग तो अच्छे होते हैं। आप अच्छा, ये ये बताइए कि आप कॉलम भी लिखती हैं?
तो ये इतना बहुत सारा जो काम है, ये आप पुरानी जो डिले है उसको दूर करने के लिए इतना इतना ज्यादा काम, इतना ज्यादा लिखती हैं? कहाँ ज़्यादा काम किया मैंने, नहीं किया। मैं तो चाहती हूँ मैं कम से कम, अभी मैं दुआ करती हूँ अल्लाह मियाँ कोरोना आ गया, मैं 2-3 किताबें तो और लिख लेने दे, अभी ना मारना मुझे। हाँ, वो तो आप इस कोरोना के दौर में कुछ लिख लें, और जो है। हाँ, बस वो मैं एक मेंटल उसमें जाना होता है स्टेट में। अभी कुछ भी चीज़ें की प्रूफ रीडिंग चल रही थी, तो मैं पाकिस्तान से एकदम आ गई, वो प्रूफ रीडिंग पे लगी हुई हूँ आजकल। अ, इतना काम नहीं मैंने किया, आई कुड हैव डन मोर। एक तो मैं ये कि सफ़र में बहुत होती हूँ, आधा साल इधर-उधर चलने-फिरने में 3-4 महीने यूँ गुज़र जाते हैं। फिर घरेलू मसरूफ़ियात भी होती हैं, बच्चों का भी ये नहीं तो वो। आपने अंदाजन ये जो 6 किताबें, मेरे ख्याल अफसानों, कितने 5 अफसाने होंगे? मजमूए मेरे अफ़सानों के 5, और उसका अब मैं वो छपवा रही हूँ कुलियात, जिसका नाम होगा नीलाहटे। जी, जी। उसकी प्रूफ रीडिंग चल रही थी जब मैं आई हूँ इधर। तो 2 सफ़रनामे हैं, एक नेपाल का और एक अमेरिका का लिखा था मैंने सितंबर जब 9/11 का वाक़या हुआ था। हाँ, 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 हाँ। बल्कि वो अब इकट्ठे हो रहे हैं और उनका नाम रख रही हूँ, मैं मन बन जा रहा है। उसमें नेपाल का भी है, उसमें अपना उसका स्कर्दू का भी है, इंडिया का भी है। इंडिया का भी मैंने काफ़ी मज़े का लिखा था, पहली बार जब इंडिया गई हूँ, तो हम किन-किन लोगों से मिले और हमारे साथ क्या-क्या हुआ, सब वो भी है। तो वो हो गया, वो एक दौर था, चलिए ठीक है। उसके बाद फिर मैंने चार चाँद लिखी, और फिर क्या, फिर नॉवल लिखा, फिर पंजाबी कहानियाँ लिखी, तो बस 11 हैं। नहीं तो ये जो आपकी कहानियाँ हैं, ये अ, अमेरिका के पस मंज़र में, अमेरिका में आपने इनको अपने ज़हन में बिठाया, तो लेकिन उसको लिखा आपने पाकिस्तान के माहौल में, तो क्या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? क्योंकि कहानियाँ तहज़ीबों का फ़र्क जो देखिए, है, वो जिस वक़्त लिखने में आपको उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई कि जी, एक माहौल जो अमेरिका का माहौल है, एक खुला माहौल है, जहाँ पे आपको इज़हार की आज़ादी है, दूसरी चीज़ें हैं। अब जब वो चीज़ लेके आप पाकिस्तान आई और पाकिस्तान आने के बाद आपने वो लिखा, तो क्या उसमें आपको डिफ़िकल्टी महसूस नहीं हुई? नहीं, इसी की जो कहानियाँ मैंने लिखी हैं, देखिए जैसे मेरी किताब है पहली गुलाबों वाली गली, उसमें जो मेरा अफ़साना है जिसका नाम है गुलाबों वाली गली, वो मेरे ज़हन में जब था, जब मैं 15 साल की थी, स्कूल में पढ़ती थी मैट्रिक में। तो मैंने लिखा तो नहीं ना जब, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये कहानी मेरे अंदर मौजूद है। तो वो तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे ज़हन में ना ये जैसे शेल्फ़ों में स्टैक हुई हुई थी कहानियाँ, यूँ-यूँ कर गई हों। तो वो कभी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था मैं लिखूँगी कभी। तो वो जब मैंने लिखना शुरू किया, मैं ऑलमोस्ट 35 साल से ज़्यादा मेरी उम्र थी। तो वो कहानी मैंने जब लिखी लेट 30s में, तो उस वक़्त उसको बीते हुए 20 साल हो गए थे। तो मैंने बस मैं अपने दिमाग में से निकाल लेती हूँ चीज़ें, निकल आती हैं। दिमाग अल्लाह ने बड़ी चीज़ दी है, इसमें अब बड़ा स्टोरेज है, बहुत बड़ा कंप्यूटर है। नहीं, मुझे नहीं मुश्किल पेश आती। मैं वो माहौल आपके अंदर, पहले बल्कि मैं नोट्स वोट्स बनाती थी, अब तो मैं वो भी नहीं करती। नहीं, अम, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि 2 मुख्तलिफ तहज़ीबों में रह के आपने लिखा है ना, तो उस जी, वजह से कोई डिफ़िकल्टी महसूस होती हो। नहीं, बल्कि मैं समझती हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं दोनों मुआशरों में रहती भी हूँ, रह भी चुकी हूँ। और मुझे बल्कि मुन्नू भाई ने जब मेरी पहली किताब दीपाचा लिखा, तो उसमें 4 लाइनें ऐसी थी कि मुझे नहीं पता था कि ये लड़की जो है अमेरिका में रहती है, लेकिन इसको हमारे मुआशरे की ऐसी कोई कुत्ती-कमीनी बातों का भी पता है, इस तरह करके एक लाइन थी। तो वो भी हैरान हो गए कि तुम्हें कैसे पता है? मैंने कहा मुझे बस पता है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में ग्रो अप किया मैंने, फिर मैं अमेरिका में आ गई। तो ज़हन में होता है। ज़हन आपकी बड़ी मदद करता है। ये आपको प्रोवाइड करता है, आपके आगे बना के पेश करता है, ट्रे ट्रे में रख के आपको। नहीं, मुझे मुश्किल नहीं पेश आई। तो नीलम अहमद बशीर साहिबा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अदबिस्तान के क़ारीन के लिए, नाज़रीन के लिए जो है वक़्त दिया, और अपने जो कहानीकारी, अपने अपने बारे में बहुत कुछ बताया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सुनने वालों को, देखने वालों को। और ये मेरा पैगाम है कि किताबों से दूर मत हो, अदब से दूर मत हो, और मौसीकी से भी और आर्ट से भी दूर मत हो, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में रंग भरेगा। जी, तो आपने तो बिल्कुल मेरे दिल की बात कह दी। मैं अपनी जो किताबों पे तबसरे वग़ैरह जो हाँ, मेरे होते हैं, उसमें मेरा मेरा मोट्टो ही ये होता है कि
किताब कल्चर को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। हाँ। किताब पढ़िए, किताब खरीदिए। तो अगर आप यही वाली बात जो है दोहरा दें तो बिल्कुल। हमारे नाज़रीन तक भी ये पैगाम पहुँच जाएगा, क्योंकि मैं हमारा मैं जो लिखने वाला है, मेरे नज़दीक वो भी मज़लूम है, क्योंकि दुनिया भर में जो लिखने वाले हैं, वो बड़े रिच और अहम आदमी समझे जाते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अदीबों को वो अहमियत हासिल नहीं है, जो दुनिया भर में हासिल है। बिल्कुल सच फरमाया आपने। बल्कि आपको मैं क्या कहूँ, अच्छा नहीं लगता अपने मुँह से कहना, लेकिन मैंने यहाँ किताबें पढ़ती हूँ। जब मैंने एक बंगाली राइटर हैं, चंपा लहरी है, आप सब जानते हैं। मैंने उनकी 1-2 दफ़ा कहानियों की किताबें पढ़ी, तो मैंने कहा इससे तो अच्छी मेरी कहानी है। सचमुच मैंने खुद ही कहा। मतलब हम लोगों को वो एक्सपोज़र नहीं मिलता ना वेस्ट में, तो हमारी चीज़ें पढ़ते नहीं लोग, लेकिन हम लोग कम नहीं हैं, पाकिस्तान के लोग माशाल्लाह काफ़ी ज़हीन हैं, टैलेंटेड भी हैं, औरतें भी। तो हम लोग अपनी किताबों को अहमियत नहीं देते और बस वो नामों को देते हैं कि फलाँ का नाम है, फलाँ का नाम है। लेकिन ज़रूर पढ़ना चाहिए, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि हमारे पब्लिशर ने हमारे ज़हन में ये डाला हुआ है कॉम्प्लेक्स कि किताब कोई नहीं खरीदता, किताब कोई नहीं पढ़ता, इसमें फ़ायदा नहीं है, नुकसान है वग़ैरह-वग़ैरह। लेकिन आप खुद देखें, जब आपको याद होगा हम भी मिले थे अदबी मेले में लाहौर में, कितने लोग आए हुए थे ज़ौक़ दर ज़ौक़, और लोग पढ़ते हैं किताबें। किताब से मोहब्बत, देखिए ये जो कंप्यूटर है, इसको एक टचिंग होती है, टच जिसको आप ना करें वो फ़ील नहीं कर सकते। मैं जब तक किताब को टच नहीं करूँगी, मुझे तो मज़ा नहीं आता। ना मुझे फ़ोन पे मज़ा आता है पढ़ के, ना मुझे कंप्यूटर पे। तो किताब पढ़ना चाहिए। इसके लिए हमारी हुकूमत को अब मैं नसीहत करने लगी हूँ, बड़ी दी की तरह की किताबें सस्ती करें। पब्लिशरों को भी चाहिए कि किताबें सस्ती करें, ईज़ी एक्सेस हो, उनकी पहुँच हो। स्कूलों, लाइब्रेरी में मुफ़्त किताबें, जैसे आपको मज़े की बात बताऊँ मैं, इंडिया में मेरी किताबें और भी कुछ लोगों की, मेरे अब्बा की भी, कोई शख्स है दिल्ली में, उनका नाम रहमान साहब है, वो खुद ही छाप के 50-50 रुपए की बाँट रहे हैं, बताएँ, या फ्री में बाँट रहे हैं। तो वो अच्छा नहीं है, हमारी कहानी को पढ़ तो रहा है। तो ये हम लोग को ना ये महँगा किताब कल्चर ये नहीं सूट करता। ये कम होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, ताकि लोग पढ़ें। तो बहरहाल आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने भी वक़्त दिया। सलामत रहिए। अफ़गानिस्तान की जानिब से बहुत-बहुत शुक्रिया।